तारा नाम की एक छोटी बच्ची अपने चाचा चाची के साथ में रहती थी। तारा जब 6 महीने की थी तभी उसके माता पिता का एक सड़क हादसे में स्वर्गवास हो गया था। उस वक्त तारा घर पर अपनी दादी सुशीला के पास थी। इस हादसे को गुजरे 9 साल बीत चुके हैं, पर तारा की चाची सविता आज भी तारा को ताने मारना नहीं छोड़ती। तारा, ओ तारा, कहाँ मर गई? इधर आ। जब देखो आलसियों की तरह धीरे धीरे काम करती है। जी चाची, वो दादी माँ को दवाई दे रही थी, उन्हें बहुत खांसी हो रही है। अरे अम्मा, तुम तो बस बहाने ढूंढती हो इस कामचोर से काम न करवा पाऊं। बहू, क्यों बिन माँ बाप की बच्ची के पीछे पड़ी रहती हो? थोड़ी तो तरस खा लिया करो। अम्मा, तुम इसकी तरफदारी करना बंद करोगी? अभी मुझे पूजा के बापू के लिए रोटी भी भिजवानी है। जा तारा, ये रोटी देकर आ बागान पर अपने चाचा को, और जल्दी आ जाना। कभी दोनों चाचा भतीजी फिर से गाना मत शुरू कर देना। तारा के चाचा का बागानों में खेती का काम था। बागानों का मालिक जिसकी मजदूरी के पैसे देता था। तारा अपने चाचा को रोजाना बागान पर दोपहर की रोटी देने जाती थी। तारा का चाचा मुकेश भी तारा को बहुत प्यार करता था। तारा को गाना गाने का शौक था। मुकेश ने तारा को बताया कि उसे अपने पिता से ही ये शौक मिला है। मुकेश तारा के साथ मिलकर गाना गाता था। तारा की आवाज बहुत ही सुरीली थी, पर सविता को तारा के गाना गाने से नफरत थी। सविता चाहती थी कि तारा गाना न गाया करे। एक दिन सविता अपनी बेटी पूजा के लिए नई फ्रॉक लाई और बोली, पूजा, ये ले तेरी नई फ्रॉक। कल जन्माष्टमी पर तू यही फ्रॉक पहन लेना। मंदिर में बड़ा कीर्तन और भंडारा भी होगा। ये तो बहुत सुंदर फ्रॉक है माँ, मैं अभी इसे पहन कर आती हूँ। बहू, जब तुम पूजा के लिए नई फ्रॉक लाई हो तो एक फ्रॉक तारा के लिए भी ले आती। कैसी बातें करती हो अम्मा, तुम तो मेरी पूजा को नजर ही लगा दोगी, और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि तारा के लिए भी ले आती। सविता, तुम्हारा तारा से इतनी नफरत करना अच्छी बात नहीं है। रहने दो जी, तुम तो बस तारा के गुण गाते रहना। अगले दिन जन्माष्टमी का समारोह होता है। सब मंदिर जाते हैं। मंदिर के पुजारी को पता होता है कि तारा बहुत अच्छे भजन गाती है। पुजारी तारा को भजन गाने के लिए कहते हैं। मुकेश के कहने पर तारा भजन गाना शुरू करती है। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। हर कोई तारा की तारीफ करता है। ये सब देखकर सविता और जलन से भर जाती है और गुस्से में पूजा को लेकर घर आ जाती है। सविता मन ही मन सोचती है, इसका कुछ तो करना ही पड़ेगा। दिन पर दिन इसके पढ़ निकलते जा रहे हैं। मंदिर में तो ऐसे भजन बोल रही थी जैसे कि बहुत बड़ी गायिका हो। इसकी वजह से पूजा के बापू भी मेरी और पूजा की तरफ ध्यान नहीं देते। एक दिन बागान का मालिक खेती के सामान के लिए मुकेश को दूसरे शहर भेज देता है। सविता मौके का फायदा उठाने का सोचती है और तारा को बाजार से सामान लाने भेजकर वो पीछे से किसी को फोन मिलाती है। अच्छा भैया, तो तुम हर हफ्ते शहर जाते हो तो ठीक है, तुम्हें मैंने समझा दिया है। इसका तुम्हें जो भी करना है, कहीं भी छोड़ना या बेचना है, काम कल सुबह ही हो जाना चाहिए। मैं सामान लेने बाहर भेजूंगी, तुम वहीं से अगवा कर लेना। तुम्हारे पास बस आज का मौका है, और हाँ, मेरे पैसे मुझे दे देना। सविता की सास सुशीला उसे फोन पर बात करते हुए सुन लेती है। वो घबरा जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो अपनी पोती तारा को कैसे बचाए। रात घिर आती है। सुशीला को पता था कि सुबह होते ही सविता अपनी काली करतूत शुरू कर देगी और वो कुछ नहीं कर पाएगी। आधी रात के वक्त जब सविता और पूजा गहरी नींद में सो रही थी, सुशीला धीरे से तारा को उठाती है। तारा, उठ, हमें यहाँ से जाना होगा। दादी, हम कहाँ जा रहे हैं, वो भी इस वक्त? तारा बिटिया, ज्यादा सवाल मत कर, हमें जल्दी से यहाँ से जाना है। तारा अपनी दादी के साथ रात के अंधेरे में निकल पड़ती है। दोनों स्टेशन पर पहुँचती हैं। तारा की दादी स्टेशन से जा रही एक ट्रेन पर चढ़ जाती हैं और चुपचाप एक कोने में बैठ जाती हैं। जैसे तैसे अगले दिन तक भूखी प्यासी तारा और उसकी दादी डिब्बों में छुपकर समय बिताती हैं। अगले दिन ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती है। तारा अपनी दादी के साथ स्टेशन पर उतर जाती है। सुशीला एक कुली से पूछती है, भैया, ये कौन सा स्टेशन है? माताजी, ये मुंबई शहर है जिसे माया नगरी कहते हैं। दादी, हम शिमला से क्यों आ गए? दादी, बताओ न दादी। दादी, क्या हुआ? बहुत प्यास लगी है, चक्कर आ रहे हैं। सुशीला को प्यास से चक्कर आने लगते हैं। दादी, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। भैया, एक बोतल पानी की दे दो, मेरी दादी को बहुत प्यास लगी है।
25 रुपए की एक बोतल है, 25 रुपए की है तेरे पास 25 रुपए? नहीं भैया, मेरे पास पैसे नहीं है। तो चल जा यहाँ से, बढ़िया ही पानी की बोतल मांगने वाली। अरे तेरे जैसे हजारों लोग रोजाना यही नाटक करते हैं यहाँ पर, भिखार इन कहीं की। चल निकल यहाँ से। दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे होते हैं। तारा उनके पास जाती है। भैया, मेरी दादी को बहुत प्यास लगी है, मुझे एक बोतल पानी के लिए पैसा दे दो भैया। अरे ये भिखारी भी ना अपने घर वालों की बीमारी का बहाना करके रोटी पानी का इंतजाम करते रहते हैं। अच्छा ठीक है, तुझे पानी की बोतल चाहिए? मैंने देखा है भिखारी तो गागा कर पैसा कमाते हैं, पर तू तो रो रो कर पैसा कमा रही है। चल कोई गाना सुना पहले, फिर मिलेंगे पैसे, ठीक है? दोनों व्यक्ति तारा की मजबूरी का मजाक बनाते हैं। तारा को अपनी दादी के लिए पानी लेना था, इसलिए वो गाना गाना शुरू करती है। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। अरे आवाज तो तेरी बड़ी मीठी है लड़की, है? चल इसी बात पे ये ले 25 रुपए, जा अपनी दादी को पानी पिला दे जा। तारा पानी वाले से बोतल खरीदकर सुशीला को पानी पिलाती है। थोड़ी देर बाद सुशीला होश संभालती है। सुशीला तारा को लेकर वहीं स्टेशन पर ही दिन गुजारने लगी। तारा गाना गा गा कर अपनी दादी के साथ भीख मांगती और जो पैसे मिलते उनसे वो दोनों मिलकर कुछ खाती। सुशीला तारा को सविता के चंगुल से तो छुड़ा लाई थी, पर अब वो अकेली बूढ़ी क्या करती। अनजान बड़ा शहर था मुंबई उन दोनों के लिए। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। एक दिन तारा भीख मांगते हुए वही गीत दोहरा रही होती है। एक आदमी एक औरत के साथ ट्रेन से उतरता है। वो तारा को गाना गाते हुए सुन लेता है। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। भावना, ये इतना सुरीला गीत कौन गा रहा है? आवाज वहाँ से आ रही है, आओ देखते हैं। बेटी, अभी वो गीत तुम ही गा रही थी? जी बाबूजी। एक बार मेरे लिए दोबारा वही गीत गुनगुनाना। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। बहुत सुंदर और मीठी आवाज है तुम्हारी। तुम कहाँ रहती हो बेटी? बेटा, ये मेरी पोती है तारा। हम यहीं स्टेशन पर ही रहते हैं। यहाँ स्टेशन पर गीत गाकर भीख मांगती है ताकि हमारा गुजारा हो सके। मेरा नाम नवीन है और ये मेरी पत्नी भावना है। मैं एक म्यूजिक कंपनी चलाता हूँ। नई आवाजों को मौका देना मुझे पसंद है। नई प्रतिभा लोगों के सामने आनी चाहिए। आपकी पोती की आवाज सचमुच बहुत ही अच्छी है। मैं इस आवाज को लोगों के कानों तक पहुंचाना चाहता हूं। आपको ऐतराज ना हो तो मैं आपको अपने स्टूडियो ले जाना चाहता हूं। भावना, मैं चाहता हूं कि ये बच्ची एक सफल गायिका बने। बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मेरी पोती की आवाज पूरी दुनिया सुनेगी। ये एक दादी के लिए बहुत ही गर्व की बात है। सुना तूने तारा, तेरी आवाज अब लोगों तक पहुंचेगी, वो भी इनकी वजह से। मेरी बच्ची तारा। ठीक है साहब, हम चलने को तैयार हैं। चल बेटी तारा। नवीन और भावना सुशीला और तारा को अपने घर ले आते हैं। सुशीला उन दोनों को सारी आपबीती सुनाती है। भावना उन दोनों के लिए रहने का इंतजाम करती है। धीरे धीरे तारा को अभ्यास के द्वारा पूर्ण शिक्षा देकर नवीन तारा की आवाज में एक गीत लोगों तक पहुंचाता है। तारा की आवाज लोगों को बहुत पसंद आती है और हर तरफ तारा की तारीफ होती है। सोशल मीडिया भी सिर्फ तारा की खबरों से भरा हुआ था। हर अखबार बस यही खबर छाप रहा था कि किस तरह एक भिखारिन बनी गायिका। नवीन और भावना भी तारा के लिए बहुत खुश थे। माताजी, आपको पता है, तारा ने तो कमाल कर दिया है। हर तरफ बस तारा की आवाज की तारीफ हो रही है। ये आप दोनों की मेहरबानी है बेटी। आज आपने मेरी बदकिस्मत कही जाने वाली तारा को किस्मत वाली तारा बना दिया। आपका ये एहसान हमेशा रहेगा बेटी। माताजी, ये सब तारा की आवाज का जादू है जो इसे ये मुकाम मिला। कल टीवी पर तारा का इंटरव्यू है तो हमें समय से पहुंचना है। भावना, तारा को तैयार करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। उधर शिमला में जब मुकेश वापस आता है तो माँ और तारा को ना पाकर दुखी होकर उनकी तलाश में कई महीनों तक दर दर भटकता है।
एक दिन चाय की दुकान पर वो अखबार में तारा की फोटो देख लेता है और मुंबई जाने के लिए निकल पड़ता है। शहर पहुंचकर वो बाजार में दुकानों पर लगे टीवी में तारा को देखता है। वो खुशी से फूला नहीं समाता और रोने लगता है। स्टूडियो का पता पूछते हुए वो नवीन से मिलता है। नवीन उसे तारा और सुशीला से मिलवाता है। अम्मा, तारा, मैंने आप दोनों को बहुत ढूंढा पर आप दोनों मुझे नहीं मिले। ये तो मैंने अखबार में तारा की फोटो छपी देखी तो यहाँ तक पहुँचा। माँ, मुझसे क्या गलती हो गई थी जो आपको घर छोड़ना पड़ा? नहीं बेटा, बस वो समय ही खराब था जो हमने ये कदम उठाया। चाचा, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। चाची और पूजा नहीं आए आपके साथ मुझे मिलने? भूल जा अपनी चाची को, वो तेरी चाची कहलाने लायक नहीं है। नहीं मुकेश, तू बहू को ऐसे अकेला छोड़कर नहीं रह सकता। कितने महीनों से वो भी तेरे लिए परेशान होगी। चाचा, मुझे चाची और पूजा के पास ले चलो। मुकेश सुशीला और तारा को शिमला लेकर जाता है। नवीन और भावना भी उनके साथ जाते हैं। सविता का रो रो कर बुरा हाल था। मुकेश के जाने के बाद वो बिल्कुल अकेली हो गई थी। सविता जैसे ही मुकेश के साथ सुशीला और तारा को देखती है वो रो पड़ती है। चाची देखो, मैं आपसे मिलने आई हूँ। मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। नहीं तारा, मैं तुम्हारी चाची कहलाने के लायक नहीं हूँ। मैंने तुम्हारे साथ और अम्मा के साथ बहुत गलत व्यवहार किया है, इसीलिए तुम्हारे चाचा भी मुझे छोड़कर चले गए थे। अपने आप को अब इतना दोष मत दो बहू, जो होना था हो गया। अब तुम पूजा की ही तरह तारा की भी माँ बनकर उसकी देखभाल करो। आज तारा ने इतना ऊंचा मुकाम हासिल किया है, फिर भी ये आपको ही याद कर रही थी। ये आपसे बहुत प्यार करती है। सविता तारा को गले लगा लेती है और उस दिन के बाद सब मिलकर मुंबई में ही खुशी खुशी रहने लगते हैं। तारा को नवीन और भावना की वजह से एक ऊंचा मुकाम मिला था, जिसकी वो हमेशा आभारी थी। Thanks for watching.